माँ माँ मैं स्कूल से आ गई। अच्छा बेटा, तो फिर जल्दी से हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। वो सब तो मैं कर लूंगी माँ, मगर पहले मेरी बात सुनो ना। मेरे स्कूल वाले सब बच्चों को ताजमहल घुमाने लेकर जा रहे हैं, आगरा। क्या मैं भी जा सकती हूँ? मेरे सब दोस्त जा रहे हैं। अरे बेटा, तू क्या करेगी जाकर? ये तेरे घूमने की उम्र थोड़ी ना है। क्या? मगर माँ मेरे क्लास के सब बच्चे जा रहे हैं। बेटा, तू पढ़ने में कितनी होशियार है। तेरी क्लास के बाकी बच्चे तेरी तरह नहीं है। एक बार तो अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर घूमने जाना, तब तो तेरे पास बहुत वक्त होगा। अच्छा ठीक है माँ, मगर तुम मुझे स्कूल के बाद जाने दोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जा, अब हाथ मुंह धो ले, फिर खाना खा लेना और फिर पढ़ाई करने बैठ जाना। हाँ ठीक है माँ। मानवी की माँ जैसा कहती है वो वैसा ही करती है। मानवी मन लगाकर स्कूल में पढ़ाई करती है और अव्वल दर्जे से पास भी होती है। देखते ही देखते कब स्कूल खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। माँ कैसा लग रहा है आपको? मैं गांव की इकलौती लड़की हूँ जिसने अव्वल दर्जे से स्कूल पास किया है। मैं तो हमेशा से ही कहती थी मानवी कि तू बहुत समझदार लड़की है। अच्छा माँ, मेरी बात सुनो। आपने मुझसे कहा था जब मैं स्कूल पूरा कर लूंगी तो आप मुझे आगरा घूमने जाने दोगी, तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? क्या? तुझे वो बात अब तक याद है मानवी? हाँ माँ, नहीं तो क्या। वही सोचकर तो मैंने इतनी मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी की। मगर बेटा, अभी तो तू छोटी है, और वैसे भी अभी ये वक्त घूमने का नहीं है। अभी तो तुझे कॉलेज जाना चाहिए, मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। एक बार कॉलेज खत्म हो जाएगा तब तो तेरे पास वक्त ही वक्त होगा घूमने का। मानवी को ये सुनकर थोड़ा गुस्सा तो आता है, मगर थोड़े वक्त में उसे अपनी माँ की बात सही भी लगती है। ठीक है माँ, मगर तुम पक्का कॉलेज के बाद घूमने जाने दोगी ना? अगर मैं मन लगाकर पढ़ूंगी तो। अरे हाँ हाँ बेटा, पक्का, क्यों नहीं। फिर क्या था, मानवी एक डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेती है और खूब मन लगाकर पढ़ने लगती है। वो अपने कॉलेज की सबसे समझदार लड़की थी। एक दिन उसकी कॉलेज की दोस्त रूपल उससे कहती है, अरे मानवी, तू इतना मन लगाकर क्यों पढ़ती है? ऐसा भी क्या मिलेगा तुझे इतनी पढ़ाई करके? आखिर में करनी तो शादी है। अरे रूपल, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, और इससे हम आत्मनिर्भर बनते हैं। हमें नौकरी भी तो मिलेगी। अब कल को जब मैं अकेले आगरा घूमने जाऊंगी तो मुझे इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी ना। अच्छा अच्छा ठीक है, वैसे मानना पड़ेगा, काफी बड़े बड़े सपने हैं तेरे। इतना कहकर रूपल वहां से चली जाती है और मानवी फिर से पढ़ाई में लग जाती है। इसी तरह कुछ वक्त और बीत जाता है और मानवी की कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो जाती है। मानवी जैसे ही घर आती है उसकी माँ उससे कहती है, मानवी, बहुत बड़ी खुशखबरी है बेटा। क्या? कैसी खुशखबरी माँ? अभी अभी घर पर सरपंच जी आए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने तेरी बहुत तारीफ सुनी है कि तू पढ़ाई में कितनी अच्छी है, और तेरी गणित भी बहुत अच्छी है। हाँ, तो फिर क्या हुआ माँ? फिर क्या, उन्होंने मुझसे कहा वो तुझे अपने यहाँ हिसाब किताब करने की नौकरी पर रखना चाहते हैं। वो तुझे इसके अच्छे पैसे भी देंगे, पूरे 15,000 रुपए। क्या? 15,000? ये तो बहुत ज्यादा है माँ। हाँ बेटा, यही तो खुशखबरी है। उन्होंने कहा तू कल से ही नौकरी पर जा सकती है, इसलिए कल से जाने की सारी तैयारी कर ले बेटा। मगर ये सुनकर अचानक से मानवी के चेहरे की सारी खुशी गायब हो गई। मगर माँ, आपने मुझसे वादा किया था आप मुझे कॉलेज के बाद आगरा घूमने जाने देंगी। क्या मानवी, तू पागल है क्या? अभी आगरा जाना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि तू ये नौकरी अच्छे से करे और अपनी शादी के लिए थोड़ा पैसा जमा करे। कुछ ही दिनों में एक अच्छा सा लड़का ढूंढ दूंगी और तेरी शादी कर दूंगी। फिर तू आराम से अपने पति के साथ घूमने जाना, ठीक है? ये सुनकर मानवी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और सोचती है, क्या अब मुझे और इंतजार करना पड़ेगा? पता नहीं मैं असल में कब जा पाऊंगी आगरा घूमने। आखिर इसमें इतनी भी बड़ी क्या बात है? बस कुछ ही दिन तो लगते हैं घूमने में। मगर शायद माँ सही कह रही हैं और मैं उनकी बात भी तो नहीं टाल सकती। यही सब सोचते हुए मानवी सो जाती है। अगले ही दिन से वो खुद को नौकरी पर जाने के लिए तैयार कर लेती है और काम पर जाना शुरू कर देती है। ये काम कितना मुश्किल है। मैं तो बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। सुबह जाना और फिर सीधा शाम को घर लौटना। तभी वहां मानवी की माँ खाना लेकर आती है और उससे कहती है, ये ले बेटा, खाना खा ले। आजकल तू काम पर इतनी मेहनत जो करने लगी है। हाँ माँ। बेटा, मैंने तेरे लिए गांव में ही एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, और तो और वो दहेज भी नहीं लेंगे। है ना एकदम कमाल की बात? अच्छा माँ, हाँ अच्छी बात है।
और बेटा वो लड़का तेरे ही कॉलेज का पढ़ा हुआ है, उसका नाम कुणाल है। तू उसे जानती है क्या? कुणाल? हाँ माँ, वो तो मेरे कॉलेज का सबसे होशियार लड़का था, मैं उसे जानती हूँ। अच्छा, क्या वो तुझे पसंद है? अब तो वो एक बहुत अच्छी सरकारी नौकरी भी कर रहा है। हाँ माँ, पसंद तो है, पर क्या अभी शादी करना बहुत जल्दी नहीं होगा? अरे इसमें जल्दी क्या, अगर हम एक बार रिश्ते की बात तय कर देंगे तब जाकर अगले साल तक शादी हो पाएगी। अब तू ही बता, क्या ये जल्दी है? मगर माँ, मेरे घूमने का क्या, मैं कब घूम पाऊंगी? अरे बेटा, मैंने कहा ना शादी के बाद अपने पति के साथ घूमना। और तुझे तो वो पसंद भी आया ना, तू तो जानती है उसे, वो जरूर तुझे घुमाएगा। ठीक है माँ। एक बार फिर से मानवी अपने आप को मना लेती है और शादी के लिए हाँ बोल देती है। 1 साल के अंदर मानवी की शादी कुणाल से हो जाती है। कुणाल एक अच्छा लड़का था, लेकिन मानवी की तरह ही वो भी अपने कामों में काफी व्यस्त रहता था। एक दिन, कुणाल जी सुनिए ना, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो मानवी। कुणाल जी, मेरा हमेशा से एक सपना था कि मैं आगरा जाऊं घूमने। अच्छा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ मानवी? वो मैं चाहती हूँ कि हम आगरा घूमने जाएं। मेरी माँ भी मुझसे हमेशा कहती थी, जब शादी हो जाए तो पति के साथ जाना। तो चलिए ना, हम आगरा घूमने चलते हैं, हम ताजमहल भी देखेंगे। क्या मानवी, तुम देखती तो हो मैं अपने काम में कितना व्यस्त रहता हूँ, ऐसे में मैं तुम्हें घूमने कैसे ले जा सकता हूँ? कुणाल की ऐसी बातें सुनकर मानवी को बहुत दुख होता है। उसे इतना उदास देखकर कुणाल कहता है, तुम चिंता क्यों करती हो मानवी, एक काम करेंगे, हम अगले महीने चलेंगे, ठीक है? ये सुनकर मानवी की आंखों में एक चमक आ जाती है। क्या सच में हम अगले महीने ताजमहल देखने जाएंगे? हाँ हाँ वही जाएंगे। अब मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मैडम? अब भी लाती हूँ, मैंने आपका मनपसंद राजमा चावल बनाया है। वाह, फिर तो आज खाने में मजा ही आ जाएगा। जल्दी से ले आओ, बड़ी भूख लग रही है मानवी। मानवी कुणाल के लिए खाना लगा देती है और कुणाल खाना खाने लगता है। उसके खाने के बाद मानवी घर का सब काम खत्म करके खुद भी खाना खा लेती है। आखिरकार सारा काम खत्म हो गया, मगर अब कम से कम एक अच्छी बात तो है कि अब जाकर मेरे बचपन का सपना पूरा हो जाएगा। मैं घर के सारे काम मन लगाकर करूंगी ताकि कुणाल को मुझसे कोई शिकायत ना हो। यही सोचकर मानवी 1 महीने तक घर का सारा काम अच्छे से करती है। जैसे ही कुणाल के ऑफिस की 2 दिन की छुट्टी होती है और वो घर आता है, मानवी उससे कहती है, अब घर आ गए, आपको छुट्टी मिल गई ना? हाँ भाई, आखिरकार मुझे छुट्टी मिली गई। माँ कहाँ है? वो माँ जी अपने कमरे में है, चाय पी रही है। अच्छा, तुम मेरा सामान पैक कर दो, मैं 2 दिन के लिए अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ घूमने शिमला जा रहा हूँ। ये सुनकर तो मानवी के सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। क्या, मगर आप तो मेरे साथ आगरा घूमने जाने वाले थे ना? क्या? अरे हाँ, वो तो हम बाद में भी कभी भी जा सकते हैं। अभी मेरा दोस्तों के साथ जाना ज्यादा जरूरी है। इतनी मुश्किल से तो मुझे छुट्टी मिली है, अब कभी और चलेंगे, ठीक है? मगर आपने मुझसे वादा किया था। वो मानवी, मेरा दिमाग खराब मत करो। ये सुनकर मानवी की सास बाहर आती है और कहती है, क्या हो रहा है यहाँ पर? माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ 2 दिन के लिए शिमला जा रहा हूँ, और ये मानवी, उसने आगरा जाने की जिद पकड़ रखी है। थोड़ा समझाओ इसको। अरे बहू, पूरी जिंदगी पड़ी है, फिर कभी भी चले जाना। ये कुणाल की आखिरी छुट्टी थोड़ी ना है। अपनी सास के आगे मानवी कुछ नहीं बोल पाती। जी ठीक है माँ जी। चलो जाओ, अब इसका सामान पैक कर दो और खाना लगा दो, बेचारा भूखा होगा। ठीक है माँ जी। मानवी सारा काम कर देती है और फिर आकर अपने कमरे में चुपचाप बैठ जाती है। उसे देखकर कुणाल कहता है, अरे मानवी देखो, ऐसे मुंह मत फुलाओ, हम पक्का अगले महीने चलेंगे घूमने। ठीक है। लेकिन इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं और कुणाल हर बार मानवी को घुमाने की बात किसी न किसी तरह से टाल ही देता है। आखिरकार कई महीनों बाद मानवी और कुणाल की जाने की तैयारी बनती है। आखिरकार हम जा रहे हैं आगरा घूमने। मैं बहुत खुश हूँ। कितना मजा आएगा ना ताजमहल घूमने में। हाँ सही कहा तुमने मानवी, मजा तो आएगा, मगर सिर्फ तुम्हें, मैं तो जबरदस्ती जा रहा हूँ। क्या आप भी? तभी मानवी कुछ सामान उठाकर रखने लगती है कि अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। अरे ये क्या मानवी, होश में आओ, तुम ठीक तो? अरे क्या हुआ बहू को? पता नहीं माँ, अचानक से बेहोश हो गई। मैं अभी डॉक्टर को फोन करके बुलाता हूँ। डॉक्टर की चेकअप के बाद पता चलता है मानवी गर्भवती थी।
क्या? अरे वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने डॉक्टर जी। वाकई में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी मानवी को होश आता है। अरे मानवी, तुम होश में आ गई? तुम्हें पता है कितनी बड़ी खुशखबरी है? हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा आने वाला है। मैं पापा बनने वाला हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं तो सारे मोहल्ले में देसी घी की मिठाइयां बंटवाने जा रही हूँ। सभी लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं। मानवी अकेले में सोचती है, बाकी सब तो ठीक है, मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी ताजमहल देखने की इच्छा का क्या करें? उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मानवी समझ गई थी शायद अब घूमने जाने के बारे में कहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब सबका ध्यान केवल बच्चे पे है। इसलिए मानवी चुप हो जाती है। 9 महीने बाद वो एक बेटी को जन्म देती है। कितनी प्यारी आंखें है मेरी गुड़िया रानी की, एकदम कुणाल पे गई है, और इसका रंग एकदम बहू रानी की तरह है। जी माँ जी, आपने सही कहा। आज मैं बहुत खुश हूँ मानवी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगूंगी वो दूंगा। आज मेरी प्यारी बेटी जो मेरी दुनिया में आई है। ये सुनकर मानवी सोच में पड़ जाती है। उसे तो बस एक ही चीज चाहिए थी, मुझे तो बस ताजमहल देखने जाना है। बचपन से मैं यही एक चीज मांग रही हूँ सबसे। ओफो, फिर वही बात। अरे मानवी, किसी चीज के पीछे इतनी बुरी तरह से भी नहीं पड़ जाना चाहिए। अभी अभी हमारी बेटी दुनिया में आई है और तुम्हें घूमने जाना है। क्या ये सही समय है बात करने का? अब मानवी को गुस्सा आ जाता है। क्या तमाशा है ये सब? जब देखो तब एक ही बात, अभी सही समय नहीं है, अभी सही समय नहीं है। आखिर वो सही समय कब आएगा जब मैं ताजमहल देखने जा पाऊंगी? अचानक से मानवी को इतना भड़कता देखकर सास और कुणाल एकदम चुप हो गए। वो समझ गए कि अभी मानवी से कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अभी तुम आराम करो, फिलहाल ये इन बातों का वक्त नहीं है, हम कल इस बारे में बात करेंगे। इतना कहकर सास कुणाल को लेकर बाहर चली जाती है। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मुझे इन लोगों से माफी मांग लेनी चाहिए। इतना भी गुस्सा करना अच्छी बात नहीं थी। मानवी अपनी बेटी को पलंग पर लिटाकर कुणाल और उसकी मां से माफी मांगने के लिए बाहर जाती है, लेकिन वो देखती है दोनों बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे, जो मानवी ने सुन ली। देखो ना माँ, जब से शादी हुई इस मानवी के पास एक ही बात है, ताजमहल ताजमहल ताजमहल। मुझे तो ताजमहल देखने का मन ही नहीं है। अरे छोड़ना बेटा, कहती है तो कहने दे, हमें क्या। अभी तक कौन सा किसी ने उसकी सुन ली जो अब सुनेगा। कुछ दिन में खुद ही भूल जाएगी। अभी तेरी बेटी हुई है ना, बस उस बात पर ध्यान दे। हाँ माँ, तो एकदम ठीक कहती हो, मैं ऐसा ही करूंगा अब। कुणाल और उसकी मां की ऐसी बातें सुनकर मानवी के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो वापस अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। मेरी बस एक ही इच्छा थी, और ये लोग सोच रहे हैं कि मैं अपना बचपन का सपना भूल जाऊं। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मानवी गहरी सोच में डूबी थी और सोचते सोचते ही उसे नींद लग जाती है। कुछ दिनों तक सब ठीक रहता है। माँ जी, मैंने अभी ही कल सवेरे की सब्जी काट के रख दी है, सुबह आपको आसानी होगी। अच्छा, मगर इतनी भी जल्दी क्या थी मानवी, ये काम तो सुबह भी हो जाता। सुबह मुझे समय नहीं मिलेगा ना माँ जी। इतना कहकर मानवी चली जाती है। फिर कुणाल के पास जाकर कहती है, कुणाल जी, आपके कपड़े इस्त्री कर दिए हैं, यही पहनकर जाएंगे ना कल आप? हाँ पहनूंगा तो यही, मगर तुमने अभी से क्यों कर दिया? ऐसे ही, बस मेरा मन था। सब लोग हैरान थे कि मानवी इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही है, लेकिन मानवी तो कुछ अलग ही खिचड़ी पका रही थी। सुबह सुबह जब उसकी सास उठी, मानवी, ओ मानवी, कहाँ है ये? मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या जिसे? अरे चाय ला। अरे माँ, मानवी कमरे में नहीं है, क्यों चिल्ला रही हो? है? कमरे में नहीं है तो फिर कहाँ गई? अब मुझे क्या पता, होगी कहीं किसी कोने में। तो तू क्या किसी राजमहल में रहता है जो यहाँ बड़े बड़े कोने हैं जिसमें मानवी खो जाएगी? अरे ढूंढ उसे, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। दोनों माँ बेटे सारे घर में मानवी को ढूंढते हैं, मगर वो कहीं नहीं मिलती। ओफो, ये सब क्या है? मानवी इतनी सुबह कहाँ चली गई? और गुड़िया को भी साथ ले गई है? जरा उसके मायके तो फोन मिला। कुणाल मानवी के मायके में और दोस्तों के पास फोन मिलाता है, लेकिन मानवी किसी के पास नहीं गई थी। कुणाल के फोन पर तभी मानवी का फोन आता है। हेलो मानवी, कहाँ हो तुम? ये क्या तरीका है, बिना बताए कहाँ चली गई हो? अरे अरे, एक साथ इतने सवाल एक एक करके पूछिए ना, और इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? लगता है माँ जी ने अभी तक आपको चाय नहीं दी। बकवास बंद कर मानवी, जल्दी बता कहाँ है तू? मैं ताजमहल देखने आगरा जा रही हूँ। मानवी की बात सुनकर उसकी सास और कुणाल दोनों दंग रह जाते हैं। क्या? आगरा? पागल हो गई हो क्या मानवी?
ऐसे अकेले तुम इतनी दूर कैसे जा सकती हो? हाँ, और वो भी गुड़िया को साथ लेकर। वाह, अगर मैं आप लोगों से पूछती तो आप कहते अभी नहीं, गुड़िया को थोड़ा बड़ा हो जाने दे तब जाना, है ना? हाँ तो और क्या, सही तो है। तुम्हें अभी रुकना चाहिए था, ऐसा भी क्या घूमना। पिछले 20 साल से रुकी हुई हूँ माँ जी, अब मुझसे और नहीं रोका जाएगा। इसीलिए मैं अपनी बेटी को अपने साथ घुमाने ले आई हूँ। आप लोगों को शायद कभी समय नहीं मिलता मेरे सपने के लिए। अब आप मेरे पीछे से जरा घर ठीक से संभाल लेना, मैं 3-4 दिन में वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर मानवी ने फोन काट दिया। कुणाल गुस्से में अपनी माँ से बोला, इसकी हिम्मत तो देखो, अकेले ही चली गई। चल छोड़ बेटा, 3-4 दिन में वापस आ जाएगी। कम से कम अब ताजमहल की रट तो नहीं लगाएगी। वैसे ये भी ठीक है। तो ऐसे मानवी ने आखिरकार अपने बचपन के सपने को पूरा कर ही लिया, और वो भी अपनी बेटी के साथ। मानवी ने ताजमहल के सामने खड़े होकर फोटो खिंचाई और वापस घर जाकर उसे अपने बेडरूम में फ्रेम करके लगवा दिया। बड़ी बहू, तुम्हारी सासू माँ कहाँ, कहीं दिखाई नहीं दे रही? पता नहीं बाबूजी, माँ जी आजकल पूरा पूरा दिन अपने कमरे में ही बैठी रहती है, न बाहर निकलती है, न किसी से बातचीत करती है। मैं खुद सोचकर कि आखिर माँ जी को हुआ क्या है। बहू की बात सुनकर देवकी प्रसाद अपनी पत्नी के कमरे में पहुंच जाते हैं। अरे भाग्यवान, तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? बहू कह रही है आजकल कमरे से बाहर ही नहीं निकलती हो। अरे तो अपने कमरे में बैठना गुनाह हो गया है क्या? और फिर बाहर आकर करूंगी भी क्या? कौन सा मेरे लिए कोई काम बचा रहता है? घर में 2 वक्त का खाना खाकर पेट ही तो भरना है ना। जब खाना बन जाता है तो बहू खाना कमरे में पहुंचा देती है, चुपचाप खा लेती हूँ। अब उससे भी समस्या है क्या आप लोगों को? अरे भाग्यवान, ये बात बात पर ऐसे चिड़चिड़ाना क्या शुरू कर देती हो? आखिर हुआ क्या है? क्या होगा जी, घर में पड़े हुए पुराने फर्नीचर की तरह हो गई हूँ मैं, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन बस एक कोने में पड़ा पड़ा अपना समय काट रहा है। हद करती हो भाग्यवान तुम। अरे खुद को पुराना फर्नीचर कहना ये कहाँ की समझदारी है? और फिर तुम अकेली बूढ़ी हुई हो क्या? हम भी तो बूढ़े हो गए हैं समय के साथ। पति देवकी प्रसाद की बातें सुनकर सुमित्रा ने अजीब सी चुप्पी साध ली थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबूजी, आखिर माँ को अचानक हुआ क्या है? डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर के अनुसार माँ बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन हमारा दिल जानता है कि माँ को कुछ तो समस्या है। माँ की बिगड़ती हालत देखकर परिवार में सभी लोग परेशान थे। एक दिन सुमित्रा की छोटी बहन रश्मि वहाँ आती है। जीजा जी क्या बात है, दीदी इतनी बुझी बुझी सी नजर क्यों आ रही है? सब ठीक तो है ना? अरे हमने तो सारी उम्र जीजी को कभी एक जगह बैठे हुए नहीं देखा, हमेशा कुछ न कुछ करती रहती थी, और अब देख रही हूँ बच्चे बहू से कोई मोह ही नहीं रहा। पूरा पूरा दिन न जाने अपने कमरे में बैठकर क्या करती है वो। अरे समय कैसे पास होता है इस तरह एकांत में पड़े रहने से। अरे भाई, हमसे क्या पूछ रही हो? तुम्हारी बड़ी बहन है, हमें तो कुछ बताती नहीं। तुम ही कोशिश करके देख लो, हो सकता है तुम्हें अपने मन की बात बता दे। हम सब तो कोशिश कर करके हार गए। जीजी, जब से मैं आई हूँ मैं देख रही हूँ आप तो अपना कमरा छोड़कर बाहर ही नहीं निकल रही हो। अरे भाई, ऐसी भी क्या दौलत छुपी है आपके इस कमरे में? चलिए कुछ देर बाहर टहल कर आते हैं। नहीं छोटी, तुम टहल लो, हमारा मन नहीं है। मैं खाना खाकर थोड़ी देर आराम करूंगी। अरे दीदी, सुबह से कमरे में आराम ही तो कर रही हूँ। अच्छा मैं क्या कह रही थी, आज हम लोग मिलकर बच्चों के लिए चाट बनाते हैं? अरे नहीं भाई, क्या जरूरत है तुम्हें रसोई में दिमाग खपाने की? 2 बहू है, जो खाना हो बहू से कह दो, वो बना कर खिला देंगी। मेरा मन नहीं है, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। खाने का मन हो रहा है ना बनाने का मन हो रहा है। तुम लोग आराम से बनाओ खाना। बड़ी बहन के हाव भाव देखकर अब तो रश्मि मौसी को यकीन हो चला था, जरूर कुछ तो फांस है जो जीजी के मन में धसी हुई है। सबके जाने के बाद मौसी जी कमरे में अपनी बड़ी बहन के पास जाकर बैठ जाती है। दीदी, बाकी लोगों के सामने आप अपने मन की बात छुपा सकती हो, लेकिन मुझसे मत छुपाओ। सच सच बताओ, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? विक्की कह रहा था तुम्हारे लिए टच वाला मोबाइल फोन भी लेकर आया था, लेकिन तुमने वो लेने से भी इनकार कर दिया, और सनी ने तुम्हारे कमरे में टीवी लगा कर दिया तो उसे भी नहीं देखती तुम। छोटी बहन की बातें सुनकर सुमित्रा की आंखों में 2 आंसू। देख रश्मि, तू मेरी बात को नहीं समझ पाएगी। अगर तू वाकई मेरी परेशानी को समझना चाहती है तो तुझे मेरी कहानी शुरू से सुननी होगी। कुछ दिन पहले। मम्मी कहाँ हो आप? अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहा है? जरा सी आंख लग गई थी। अरे मम्मी, बात क्या होगी? घर में आओ और आप ना दिखो तो ऐसा लगता है घर में कोई है ही नहीं।
अरे 28 साल का हो गया है पागल, 2 महीने में तेरी शादी है, लेकिन हरकतें बिल्कुल बच्चों वाली है, इनमें कोई सुधार नहीं आया। मम्मी अच्छी सी चाय बनाकर पिला दो ना, आज ऑफिस में बहुत थकान हो गई है। अरे अगर चाय पीनी थी तो सुषमा से कहकर बनवा लेता ना, खाना बना रही है ना वो रसोई में, मुझे क्यों डिस्टर्ब किया? उनके हाथ की चाय किसी पीनी है, मेरा बस चले तो मैं खाना भी ना बनवाऊं उनसे। अच्छा ठीक है बनाती हूँ। माँ आलू वाले पापड़ भी सेक दो ना थोड़े से। घर में जवान बहू आ गई, लेकिन काम के लिए इन बाप बेटों को मैं ही नजर आती हूँ। ये लोग थके रहते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं थक सकती। माँ कुछ देर में चाय लेकर बेटे के पास पहुंचती है। अरे बूढ़ी हो गई है तेरी माँ, अब माँ का पीछा छोड़ दे। अरे बूढ़े हो तुम्हारे दुश्मन, मेरी माँ तो अभी बहुत जवान है। बेटे की बात सुनकर माँ सुमित्रा खिलखिलाकर हंस पड़ती है। कुछ दिनों में छोटे बेटे की शादी भी हो जाती है और शादी के बाद छोटी बहू मीनाक्षी भी सुषमा की तरह इस घर की सदस्य बनकर आ गई थी। माँ जी वो आटा खत्म होने वाला है, क्या करूँ, बाजार से पिसा आटा मंगवा लूं क्या? अरे पिछले महीने गांव चली गई थी, इसलिए मैं तो गेहूं साफ करना ही भूल गई थी। अब बिल्कुल आटा खत्म हो गया, तब बता रही हो। अच्छा चलो ठीक है, तुम घर के काम निपटाओ, मैं गेहूं धोकर साफ कर देती हूँ, कल पीस कर आ जाएगा। पूरा दिन सुमित्रा गेहूं साफ करने में लगी रही और उसके बाद आटे के खत्म होने से पहले उसने गेहूं पिसवा कर बहू के हाथ में थमा दिया। अपनी सासू माँ से कहो अपने हाथ की 1 कप चाय पिला दे। पापा जी चाय मैं बना देती हूँ ना, माँ जी तो आज पूरा दिन से गेहूं साफ करने में लगी हुई हैं। अपनी सास से बोलो, उसके काम तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला। हमें 1 कप चाय बना दे, उसके बाद जो करना है करे। ससुर जी की बात सुनकर छोटी बहू सास को बुलाने के लिए छत पर पहुंच जाती है। मम्मी जी पापा जी कह रहे हैं कि वो सिर्फ आपके हाथ की ही चाय पियेंगे, आप बना दीजिए ना, तब तक गेहूं मैं साफ कर देती हूँ। अरे बहू रहने दे, उम्र बढ़ गई लेकिन अभी भी अकड़ कम होने का नाम नहीं ले रही तुम्हारी बाबूजी की। ये बूढ़ी क्या जिंदगी भर यहीं बैठी रहेगी? कल को मेरी आंखें बंद हो गई तो चाय बनाने के लिए ऊपर से नीचे आऊंगी क्या मैं? सुमित्रा गुस्से में बड़बड़ाती हुई सीढ़ियों से नीचे आती है और 1 कप चाय बनाकर पति के हाथों में थमा देती है। अरे भाग्यवान, अभी तुम गेहूं के चक्कर में परेशान हो, उससे पहले घर में सारे मसाले पीसने में लगी हुई थी, उससे 4 दिन पहले आम का अचार डाल रही थी। अरे हमें तो समझ में नहीं आता, बहू आ गई लेकिन तुम्हारा काम खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा? आप लोग अपना काम खुद से करना शुरू करेंगे तब जाकर मेरा काम खत्म होगा। अच्छा सुनो, चाय का तो बस बहाना था। हमने तो ये बताने के लिए तुम्हें बुलाया था कि अगले सप्ताह रिटायरमेंट है मेरा। उसके बाद मैं भी 24 घंटे तुम्हारे साथ घर पे ही रहने वाला हूँ। लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ भाई, तुम्हारी तरह सारी जिंदगी काम कर करके नहीं बिताने वाला। मैं तो अब ऐश करूंगा भाई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पिताजी आप। अरे पिछले 40 सालों से नौकरी कर रहे हैं, अब आपको भी आराम की जरूरत है। सारी जिंदगी बिता दी आपने नौकरी की भागदौड़ में, अब तो आपका सुकून से जिंदगी बिताने का समय आया है। काम की टेंशन आप हम दोनों भाइयों पर छोड़ दीजिए। ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही भाई, बहुत भाग दौड़ करके ये जिंदगी के 60 बसंत पार कर लिए। अब तो रिटायर होने के बाद हम फुर्सत से जिंदगी बिताएंगे। अब ना सवेरे नौकरी पर भागने की जल्दी, ना ऑफिस में काम का प्रेशर। अपने मन के राजा बनकर जीने वाले हैं। हमने सोचा है रिटायरमेंट कोई रोज रोज तो होता नहीं, तो इसी खुशी में एक बढ़िया सी पार्टी रख लेते हैं। अब फटाफट सारे रिश्तेदारों की लिस्ट बना लो और समय पर सबको फोन करके निमंत्रण दे डालो। आपने तो बस कह दिया लिस्ट बना लो। सिर्फ लिस्ट बनाने से काम नहीं चलता है। अरे रिश्तेदारों को घर पर बुलाएंगे, बहन बेटियां खाली हाथ थोड़ी ना विदा करेंगे। आपने रिटायरमेंट पार्टी का नाम लेकर मेरे लिए कितने काम बढ़ा दिए, आपको पता भी है। सबके लिए विदाई देने के लिए कपड़े, साड़ियां सब लेकर आना पड़ेगा। पता नहीं कैसे होगा सब। अरे क्यों चिंता करती हो? आपकी 2 बहू है, अपनी सारी जिम्मेदारी अपनी बहू में बांट दो। अरे नहीं, ये सब जिम्मेदारी का काम है, बहू के बस का नहीं है। ये सब तो माँ ही कर पाएगी। किसे बुलाना है, किसको क्या देना है, ये सब तो माँ ही समझे। हमें तो भाई ये दुनियादारी समझ में नहीं आती। 1 सप्ताह का समय कैसे दौड़ते भागते निकल रहा था, सुमित्रा को होश नहीं था। पार्टी में अभी 2 दिन बाकी थे कि बेटी कीर्ति का फोन सुमित्रा के पास आता है। माँ पापा की रिटायरमेंट पार्टी के लिए आ रही हूँ, लेकिन आने से पहले सोचे आपको फोन करके याद दिला दूं कि मैं आऊंगी तो मेरे लिए ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाकर तैयार रखना। आजकल ना बड़ी कमजोरी लगने लगी है, आप लड्डू बनाकर दे दोगी तो थोड़ी जान आ जाएगी। अरे बेटा मैंने तुझे रेसिपी बताई तो थी, एक बनाकर तो देख एक बार।
रेसिपी का क्या है, रेसिपी तो यूट्यूब पर भरी पड़ी है, लेकिन मुझे अपनी माँ के हाथ के लड्डू ही खाने हैं। अब आप अपनी शादीशुदा बेटी को एक लड्डू तक बनाकर नहीं दे सकती? बेटों के आगे तो दिन रात आगे पीछे घूमती रहती हो। ठीक ही कहते हैं लोग, शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती है। अरे बेटा वो बात नहीं है, तू ना बात को कहां से कहां ले जाती है। अब तुझे पता है मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ, फिर ऐसी बातें अपने मन में क्यों लेकर आती है। चल ठीक है, तू नाराज ना हो, मैं तेरे लिए देसी घी के लड्डू बना दूंगी। तुम 2-4 दिन यहाँ रहोगी, खूब खाना और अपने ससुराल पैक करके भी ले जाना। अब तो खुश? हाँ माँ, बहुत खुश हूँ। आपको पता है माँ, आपके साथ बात करके ना मैं बिल्कुल बच्ची बन जाती हूँ, वरना यहाँ ससुराल में तो सब जिम्मेदारियाँ संभालते संभालते एहसास ही नहीं होता कि हमारे अंदर भी एक बच्चा अभी बाकी है। फोन रखने के बाद, मम्मी जी ये क्या कर दिया आपने, दीदी को लड्डू बनाने के लिए हाँ बोल दिया। अरे पहले से आपके पास इतने काम कम है क्या, कैसे समय निकालेंगे लड्डू के लिए? अरे बेटी है मेरी, जिद पर अड़ गई तो क्या करती। तुम चिंता ना करो, मैं रात में थोड़ा लेट तक जाकर उसका ये लड्डू वाला काम खत्म कर दूंगी। बेटी को लड्डू भिजवाने के लिए सुमित्रा कई घंटे तक रसोई में खड़े होकर लड्डू बनाती रहती। एक तो वैसे ही ज्यादा भागदौड़ करने के कारण उसके घुटने जवाब दे गए थे। बेटी के लिए लड्डू बनाते हुए सुमित्रा थककर बुरी तरह से चूर हो गई थी। रिटायरमेंट वाले दिन, अरे भाग्यवान, कुछ ही देर में मेहमान पहुंचने शुरू हो जाएंगे। रिटायरमेंट का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तुम्हें तैयार नहीं होना है क्या? अब क्या बताऊं जी, घुटनों का दर्द बहुत बढ़ गया है, हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं अभी तैयार होकर आपके साथ चलती हूँ। सुमित्रा किसी तरह हाय हाय करते कपड़े चेंज करती है और थोड़ी देर में पार्टी शुरू हो जाती है। पापा, आपने अपनी जिंदगी के इतने साल इस नौकरी को दे दिए, हमें आपके ऊपर गर्व है। अब हम बस यही चाहते हैं कि अब आप अपना आगे का समय कुछ अच्छा करते हुए बिताओ। एक तरफ सुमित्रा का हाल बेहाल हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ जैसे ही रिटायरमेंट का फंक्शन खत्म होने लगा, रिश्तेदार वापस लौटने के लिए सुमित्रा के पास आने लगे। जी अब आई हो तो एक दिन रुक कर ही जाती। मैं तो कह रही हूँ आप हमारे साथ घर चलो, घर से विदा करूंगी मैं आपको। अरे भाभी, घर पर किसी दिन आ जाएंगे, अभी इतने मेहमानों के बीच में आप अपना काम क्यों बढ़ा रही हैं? सुमित्रा ने ननद के लिए लाई हुई साड़ी और कुछ रुपए उनके हाथ में रखे और प्यार से उन्हें विदा कर दिया। बुआ जी को जाते देख एक एक करके मामा, मौसी और बाकी के रिश्तेदार भी आकर सुमित्रा के सामने खड़े होने लगे। पैरों में असहनीय दर्द होने के बाद भी सुमित्रा दौड़ दौड़ कर तोहफे में लाया हुआ सामान रिश्तेदारों को पकड़ाकर मिठाई के डिब्बे के साथ विदा कर रही थी। माँ, ये क्या कर दिया आपने? मेरी बड़ी साली को तो आपने विदा ही नहीं दी, ऐसा कैसे चलेगा? आप भी ना बहुत लापरवाही करने लगी हो आजकल। अरे बस भी करो तुम सबके सब। देख रहा हूँ, जिसको देखो आकर सुमित्रा पर ऑर्डर चलाने लगता है। ऐसा लग रहा है तुम सबके सब दूध पीते बच्चे हो, जो उसके बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। दोनों बहुओं के होते हुए भी कोई भी काम सुमित्रा के बिना नहीं होता। 40 साल नौकरी के बाद अगर मैं रिटायर हो गया तो क्या तुम्हारी माँ को रिटायरमेंट की जरूरत नहीं है? तुम्हारी माँ की जिम्मेदारियों में रत्ती भर का भी अंतर नहीं आया, बल्कि समय के साथ उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है। पहले उसके पास सिर्फ तुम 3 भाई बहनों की जिम्मेदारी थी, अब नाती, पोते, बहू, बेटे सबकी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई है, और वो भी पूरा दिन तुम लोगों के पीछे नाचती फिरती है। तुम लोग नहीं जानते तुम्हारी माँ के घुटनों में कितनी तकलीफ रहती है। उसके बाद भी पिछले कई हफ्ते से मेरे रिटायरमेंट की तैयारी में लगी हुई है। ठीक कह रहे हैं बाबूजी, हम सब माँ के ऊपर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हो गए हैं। घर में खाना क्या बनेगा, कौन सी सब्जी आएगी, किस रिश्तेदार के यहाँ आना है जाना है, हर काम में हम माँ को परेशान करते रहते हैं। ठीक है, आज से हम वादा करते हैं माँ को किसी काम के लिए परेशान नहीं करेंगे। अपने बच्चे, घर, परिवार, रसोई सब कुछ हम खुद संभालेंगे, वादा करते हैं। भाभी ठीक कह रही है माँ, मैं भी अपने छोटे से छोटे काम के लिए तुम्हें फोन लगा देती हूँ। ये तो कभी सोचा ही नहीं, तुम्हारी भी उम्र बढ़ रही है, अब इतना काम करने में तुम्हें भी तकलीफ होती होगी। मुझे आपके ऊपर लड्डू बनाने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए था। सिर्फ लड्डू ही क्या, मैं तो जब भी मायके आती हूँ अपने सारे कामों के लिए आपके ऊपर निर्भर हो जाती हूँ। परिवार में सभी को अपनी अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए सभी वादा करते हैं कि माँ के ऊपर घर के कामों का दबाव डालने के बजाय बाबूजी के साथ साथ माँ को भी रिटायर कर दिया जाए, ताकि वो भी अब अपनी बाकी की जिंदगी अपने तरीके से मस्त होकर जी सके। नौकरी से रिटायरमेंट लेने के बाद एक और जहाँ बाबूजी बड़े खुश नजर आ रहे थे, वहीं माँ गुजरते दिनों के साथ बुझी हुई सी दिखाई देने लगी थी। अरे माँ, बाबूजी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। बाबूजी तो जब से रिटायर हुए हैं अपने दोस्तों के साथ ही व्यस्त रहते हैं।
और माँ, उनकी तो ना कोई सखी सहेली है, ना उन्हें कहीं बाहर जाना पसंद है, इसलिए पूरा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती है। अरे भाई, माँ अपने कमरे में अकेले बैठे बैठे परेशान हो जाती होगी। ऐसा करो, उनके लिए भी एक टच वाला मोबाइल फोन खरीद देते हैं और एक टीवी भी माँ के कमरे में लगवा देते हैं, ताकि माँ अपने खाली समय में बोर ना हो, बल्कि अपने पसंदीदा कार्यक्रम देखकर मजे से अपना समय पार कर सके। अरे बेटा, मुझे कहाँ आदत है ये मोबाइल और टीवी की। जीवन भर जो काम किया ही नहीं, अभी कैसे अचानक उसकी लत लगेगी। अरे माँ, पहले तो तुम इसलिए मोबाइल टीवी नहीं देख पाती थी क्योंकि तुम्हारे पास बहुत काम था, जिम्मेदारियां थी। लेकिन अब तुम जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हो। अब आराम से अपने जमाने की फिल्में देखकर एंजॉय करो, किससे रोका है। माँ को बारी बारी से सबने समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा को किसी की बात समझ में नहीं आ रही थी। मोबाइल टीवी में उसका मन नहीं लगता था और जो काम कर कर के उसका समय पास हो रहा था वो सब बहू ने अपने हाथ में ले लिया था। इसलिए पूरा दिन अपने कमरे में मूर्ति बनकर बैठे रहने के अलावा अब सुमित्रा देवी के पास कोई काम नहीं बचा था और यही कारण था कि हर गुजरते दिन के साथ उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तू ही बता रश्मि, क्या करूं मैं। पहले हर आता जाता माँ माँ करके मुझे पुकारता था। किसी को चाय चाहिए थी, किसी को अपना रखा कपड़ा नहीं मिलता था, किसी को दादी के हाथ का हलवा खाना होता था, तो किसी को मेरे हाथ के अचार के बिना खाना हजम नहीं होता था। और अब मैं अपने कमरे में पड़ी रहती हूँ, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरी तो जैसे कोई जरूरत ही नहीं है इन परिवार में। इन बच्चों, घर परिवार में ही तो मेरी जिंदगी थी। रश्मि, पिछले न जाने कितने सालों से ये घर में संभालती रही थी। सांस बनकर ये जिम्मेदारियां शरीर में धड़क रही थी। मुझसे मेरी सांसें जैसे छीन ली। सपना तुम्हारे जीजा जी को तो ये दिखा कि मुझे रिटायरमेंट की जरूरत है, लेकिन ये महसूस नहीं कर पाया कि अपने बच्चों के लिए उनके काम करके देना एक माँ का स्वाभिमान होता है और एक माँ को अपने बच्चों से कभी रिटायरमेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रिटायरमेंट होते ही हम अंदर से खत्म होने लगते हैं। अभी किसी को मेरे हाथ के मसाले, अचार, मुरब्बे, हलवे और चाय का इंतजार नहीं है। किसी को मेरे हाथ के लड्डू की जरूरत नहीं है। सच बात तो ये है कि किसी को मेरी जरूरत ही नहीं है। इतना कहकर सुमित्रा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुमित्रा और रश्मि की बातें दोनों बहुएं भी छिपकर सुन रही थी। माँ जी, हम नहीं जानते थे कि परिवार के लिए काम करके आपको इतनी खुशी मिलती है। हम आपसे अलग नहीं हुए, बस आपको आराम देना चाहते थे। आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि आपकी जरूरत नहीं है किसी को। पापा जी ने तो शाम की चाय तक पीनी छोड़ दी है क्योंकि उन्हें हमारे हाथ की चाय में स्वाद नहीं आता। आपकी पोती आजकल रोज स्कूल से मुंह फुलाकर आती है क्योंकि उसे दादी के हाथ का टिफिन चाहिए होता है। बहुओं की बात सुनकर सुमित्रा उन्हें गले लगा लेती है और अगले ही दिन से रसोई में खड़े होकर अपने बच्चों के लिए उनका पसंदीदा खाना बनाने लगती है।